हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज जो हम टॉपिक चैप्टर 8 से पढ़ने वाले हैं वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ पर। अब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कोई भी प्रोडक्ट बड़े स्केल पर बन रही होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड और वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। सो ये ली चैटलियर का जो सूल है, ये प्रिंसिपल है, ये लॉ है, ये हमें बताएगा कि हम कौन से कंडीशंस प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंटिस्ट। ये थे जी हेनरी लुइस ली चैटलियर साहब, जिन्होंने एग्ज़ामिन किया था, इन्वेस्टिगेट किया था कि अगर हम किसी भी सिस्टम को जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होता है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a system means when some equilibrium system is disturbed, it can be disturbed in four ways: by changing the concentration, by changing the temperature, or by changing the pressure or volume, or by adding some catalyst. It will respond to restore a new equilibrium state. यानी सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिनमें कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब इक्विलिब्रियम सिस्टम, सपोज़ अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी कमांड किया था कि अगर केमिकल ए केमिकल बी के साथ रिएक्ट करता है और इक्विलिब्रियम में है सी और डी के साथ। सो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज समहाउ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब अगर ये केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम इसमें कोई बिगाड़ लाते हैं, यानी कोई तब्दीली करते हैं, वो तब्दीली किस चीज़ की हो सकती है? कॉन्सेंट्रेशन की, टेम्परेचर की, प्रेशर या वॉल्यूम की। जब हम इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्ब होने के बाद में रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड क्या करता है? यानी उसका इक्विलिब्रियम टूट जाता है और फिर वो दोबारा इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे ये उसूल कब काम करेगा। ये तमाम केमिकल रिएक्शंस पे काम नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पे काम करता है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। और ये कब काम करता है? व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सिस्टम विल रिजल्ट इन द प्रेडिक्टेबल एंड अपोजिंग। यानी पहली बात तो ये है कि वो इक्विलिब्रियम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा कि उसके नतीजे में जो चेंज आएगा वो उस एडिशन के हमेशा ओपोजिशन में होगा, यानी उसके ख़िलाफ़ काम करेगा और ये तब्दीली दोबारा इक्विलिब्रियम सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए तैयार हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेस किसको कहते हैं? वेन एवर वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम सिस्टम वी चेंज इन दीज फोर properties and that change is called as the stress। यानी इक्विलिब्रियम सिस्टम के दौरान, यानी जब एक इक्विलिब्रियम सिस्टम काम कर रहा है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में है कोई भी रिएक्शन, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की तब्दीली या फिर उसके प्रेशर या वॉल्यूम की तब्दीली या फिर टेम्परेचर की तब्दीली या फिर किसी और कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करके हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हम हर तब्दीली को वन बाय वन स्टडी करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन याद आया आपको? लॉ ऑफ मास सेक्शन मैंने इस चैप्टर बिल्कुल शुरू में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि कोई भी केमिकल का जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है वो है उसका एक्टिव मास। ओके जी, अब इतना पता चल गया है तो आपको पता है ना कि
किसी भी केमिकल स्पीशी का जो एक्टिव मास होता है, यानी जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसी पर उस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सपोज एक रिएक्शन है जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक्स वाली ही एग्जांपल मैंने ली है, ताकि आप वही याद करो, वही समझो, ताकि आप एग्जाम में उसको लिख सको। सपोज बिस्मथ क्लोराइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बनाता है एक इनसॉल्युबल वाइट कलर का compound bismuth oxychloride and HCl. When we balance this chemical equation, we get this form. So ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, और होना क्या है हम देखेंगे कि अगर किसी बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में हम ऐड करते हैं बिस्मथ क्लोराइड और वाटर, सो बिफोर रिएक्टिंग वाटर इज कलरलेस, बट जब इन दोनों के रिएक्शन से बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बनेगा तो ये तो एक वाइट कलर का पीपीटी है, यानी ये कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल, और जैसे ही ये वाटर में बनेगा तो इसको क्या कर देगा, इसको मिल्की कर देगा, यानी कर्डी कर देगा। जैसे दूध में पानी डाल देते हैं ना, उस तरह का ये लाइट कलर का वाइट सोल्यूशन मिलेगा। अब जैसे ही ये वाइट कलर आ जाता है, यानी टर्बिडिटी आ जाती है, हमें पता है कि प्रोडक्शन हो रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, और फर्स्ट करें मैं सिस्टम में एक्स्ट्रा HCl थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 2 ml HCl मैं इसमें ऐड करती हूँ किस स्टेट पर, इक्विलिब्रियम पर। सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो HCl के अमाउंट की ज़्यादती की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाएगा। यानी बाय एडिंग HCl एट इक्विलिब्रियम स्टेट, सबसे पहले मैंने क्या किया, आई डिस्टर्ब्ड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक तो ये बात तय है कि इस स्ट्रेस ने इक्विलिब्रियम को तोड़ दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब दूसरा एक्शन क्या होगा, रीस्टोरिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी अब नया इक्विलिब्रियम बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस रिस्टोरेशन में क्या होगा कि जो स्ट्रेस आपने दिया है, सिस्टम उसके अपोजिशन में काम करेगा। सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट। ओके, दो बातें आपने देखनी, एक तो ये कि जो स्ट्रेस दिया है उसको सिस्टम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता, दूसरा ये कि सिस्टम क्या करेगा, उसको मिनिमाइज़ करेगा। अब इसकी क्वांटिटी मिनिमाइज़ कैसे होगी, जब बैकवर्ड रिएक्शन में स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, सो बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन of any of the reacting species, maybe at the reactant side or maybe at the product side, आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब होना है, और जो आपका इजाफा हुआ है सिस्टम उसके ख़िलाफ़ जाएगा, यानी उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर उसकी क्वांटिटी को, उस स्ट्रेस को वो मिनिमाइज़ कर सके। तो अगर आप इसको वैसे भी स्पेसिफिकली देखते हो कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू KR into BiOCl and HCl raised to power 2। लॉ ऑफ मास एक्शन याद है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन का जो इजाफा है वो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ा देगा। ओके, अब हमें ऐसा होता क्यों नज़र आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है। जो मिल्कीनेस हमें मिली है ना, वो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमारा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा तो दोबारा ये क्लियर सॉल्यूशन की तरफ सिस्टम चला जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट बात हम करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल में एक सेकंड स्ट्रेस जो कि चेंज इन प्रेशर है या वॉल्यूम है। जल्दी सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करूं, ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज है ये किन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो एक्वस सिस्टम्स हैं, एक्वस सॉल्यूशंस वाले जो सिस्टम है, उसमें ये तब्दीली हमें नज़र नहीं आएगी। ये तब्दीली हमें नुमाया कब नज़र आएगी, जब आपका सिस्टम जो है वो गैसियस स्टेट होगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात माइंड में पहले से बिठा लेते हैं कि गैसेस आर मेजर्ड
बाय मीन्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स। याद आया, क्योंकि गैसेस में आप उनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ टेकिंग देयर वॉल्यूम। और बॉयल्स लॉ ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। सो एनी हाउ जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ख़ुद ब खुद प्रेशर भी इन्वॉल्व हो जाता है, और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो ख़ुद ब खुद हम गैस को स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम का भी जहन में ज़िक्र रखते हैं। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन to give sulfur trioxide. When we balance it, we find 2 here and 2 here, okay, and this is a gaseous phase equilibrium. चलो जी, हमने जी लगा दिया। अब हमें याद रहेगा कि हम एक गैस स्टेट में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक और चीज़ भी देखो कि यहाँ 2 moles of sulfur dioxide are reacting with 1 mole of oxygen to give 2 moles of sulfur trioxide. अच्छा, याद रहे कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, और रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 मोल्स हैं। यानी दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। और ऐसे किसी सिस्टम पर अगर हम वॉल्यूम को छेड़ते हैं, यानी पहले लेते हैं कि हम वॉल्यूम, पहली कंडीशन हम करते हैं बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अच्छा, अब जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो क्या चेंज आएगा इक्विलिब्रियम सिस्टम पर? व्हेन अ रिएक्शन अप्रोचेस द इक्विलिब्रियम स्टेट, द वॉल्यूम ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रोडक्शन होने के साथ साथ आपका वॉल्यूम खुद ब खुद गिर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। और अगर हम इस कंडीशन में मज़ीद वॉल्यूम को ड्रॉप करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब हो जाएगी और इक्विलिब्रियम दोबारा रिस्टोर करेगा इस तरह के किसी तरह इस वॉल्यूम के चेंज को, इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सके। सो एक न्यू इक्विलिब्रियम सिस्टम स्टेब्लिश करेगा जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में सिस्टम मूव करेगा। और जब रिवर्स चीज़ होगी जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। ओके, अब होता क्या है कि अगर वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, एंड इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द रिएक्शन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन द रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। ठीक है, अब ये तो अल्फाज में हमने कवर किया ना। सपोज एक सिलेंडर है जिसमें आपने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 moles of sulfur dioxide are present and 2 moles of sulfur trioxides are present. अगर आप all together reactants के मोल काउंट करो तो सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल, सल्फर डाइऑक्साइड का 2nd मोल एंड ऑक्सीजन का 3रा मोल। 3 moles are present at the reactant side, और जब रिएक्शन बन रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली आप मज़ीद डिक्रीज करते हो तो सिस्टम जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा उन केसेस में हमें नज़र आएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है। बिल्कुल यही केस आप प्रेशर के कंडीशन में भी अप्लाई करोगे कि प्रेशर को ना थोड़ा सा इनडायरेक्टली हम समझेंगे। आप ये याद रखना कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव करना चाहते हैं। ठीक है, और जब उन पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वो अपनी एक ऐसी फेज़ में जाते हैं जहाँ पर उनके पार्टिकल्स पर इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से उनका वॉल्यूम गिरता है, जो कि उनकी ख्वाहिश नहीं होती है। और अगर इस कंडीशन में आपके आधे केमिकल्स रिएक्टेंट साइड पे हैं और आधे केमिकल्स प्रोडक्ट साइड पे हैं, सो प्रेशर के बढ़ाने से सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं।
राइट अब उस कंडीशन में आप ये देखोगे कि आपके रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं या प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा पार्टिकल है। अगर इसी कंडीशन पर मैं इंक्रीज प्रेशर को भी स्टडी करूं कि क्या होगा जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड तो सिस्टम किधर मूव करेगा, सिस्टम अगेन विल बी मूविंग इन द forward direction because less number of moles of sulfur dioxide are present in the product side. Okay, now next is the effect of change in temperature. ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब टेम्परेचर का इस्तेमाल कहाँ पर है, बात याद रहे कि हम चैप्टर 7 में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। थर्मोकेमिकली अगर हम रिवाइज करें, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक जो कि अब्जॉर्ब करते हैं हीट और एक जो कि इवॉल्व करते हैं हीट यानी एमिट करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शंस अब्जॉर्ब करते हैं हम उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और जहाँ हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, हम उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब बात करें क्या टेम्परेचर इनफैक्ट क्या होता है, हीट एनर्जी होती है, यानी हम पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं। अब वो रिएक्शंस जो ऑलरेडी हीट अब्जॉर्ब करते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर उनका रेट हमेशा बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपने अभी से समझ लेना। ठीक है, और एक रिएक्शन जिसमें पहले ही एक्स्ट्रा हीट है और वो इतनी हीट है कि वो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को दे रहा है, यानी अपने अंदर से निकाल रहा है। सो इन कंडीशंस में अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, ओके, अब हम इसको अप्लाई करेंगे एक रिवर्सिबल सिस्टम पर। लेट मी इरेज दिस पार्ट और आप अपने टेक्स्ट बुक खोलें और टेक्स्ट बुक में देखें कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पर गिवन है। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन और सपोज वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब आप हीट को बढ़ाएंगे सो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब आप हीट को इंक्रीज करेंगे सो उन दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस में से आपका बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा ताकि एक्स्ट्रा हीट को नलिफाई किया जा सके, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, सपोज नाउ वी हैव वन एग्जांपल, वी टेक इट। Okay, now we have one example that suppose carbon monoxide is reacting with water to give carbon dioxide and hydrogen. A very interesting reaction, and enthalpy change for this reaction is minus 41.84 kilojoules per mole, right? अब एक और चीज़ जो यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये है एक गैस फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम। ओके बेटे, अब हमने क्या करना है कि अगर हम इस रिएक्शन को जो कि ऑलरेडी ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में होने के साथ साथ जब ये सिस्टम इस्टेब्लिश करता है तो सिस्टम में से 41.84 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी एमिट करती है, रिलीज करती है टू द सराउंडिंग। अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम पे स्टेज यानी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है और हम इफ़ यू टेक आउट हीट एंड कीप द सिस्टम एट न्यू लोअर टेम्परेचर, यानी हम जो स्ट्रेस इसको दे रहे हैं वो क्या है, एट लो टेम्परेचर। अगर तो टेम्परेचर लो है तो क्या इसका इफेक्ट होगा, द सिस्टम विल रीएडजस्ट इटसेल्फ so as to compensate the loss of heat energy. Thus more carbon monoxide and water molecules will react to form carbon dioxide and H2 molecules. Thereby ये जो change होगा ये फेवर करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
यानी डिक्रीजिंग टेम्परेचर विल शिफ्ट द इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एस्टेब्लिश्ड। अब इसको ऑल टुगेदर पढ़ेंगे, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका एक्सो है और बैकवर्ड आपका एंडो है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा सपोर्ट किए जाते हैं, यानी उनकी रेट बढ़ जाती है जब आप टेम्परेचर को गिरा देते हैं। सो लो टेम्परेचर पर जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑगमेंट हो जाएगा, यानी उसका रेट बढ़ जाएगा। ओवरऑल आपका इक्विलिब्रियम विल मूव इन द राइट हैंड साइड और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर ज़्यादा रिएक्ट करेंगे ताकि आप इस डिक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ हीट को मिनिमाइज कर सकें। और बिल्कुल इसके बरक्स होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे। हाई टेम्परेचर पर क्या होने वाला है? हाई टेम्परेचर का मतलब है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप मिनिमाइज कर देंगे, यानी इक्विलिब्रियम सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हाई टेम्परेचर पर आपका बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा सपोर्ट करेगा, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। इन बातों को जहन में रखना है। अगर इन बातों को मैं दोबारा आसान अल्फाज में आपको बताऊं, वो कुछ इस तरह से होगा। बेटे देखो, एग्जाम्पल कोई भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर आयोडीन वाला कोई सिस्टम है या फिर आप हाबर्स प्रोसेस ले लो, जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए ना, आप किसी पर भी इसको एक आसान अल्फाज में इसको लॉजिक को अप्लाई करना कि अगर एक रिवर्सिबल सिस्टम एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक आपको कैसे पता चलना है? आपको पता चलना है बाय इट्स नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एच बता रहा है कि रिएक्शन तो फॉरवर्ड में भी हो रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड में भी हो रहा है। अगर तो ये रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, यानी बैकवर्ड जो है वो एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव वाला, और फॉरवर्ड जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी ना कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उससे हमेशा आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस स्पीड अप होते हैं, यानी वो जो तब्दीली है जिसमें सिस्टम जाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप टेम्परेचर ड्रॉप करोगे तो हमेशा फॉरवर्ड में स्पीड अप हो जाएगा। इसको आपने वाइस वर्सा कर लेना है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी अगर कोई सिस्टम एंडोथर्मिक है, आपको कैसे पता चलना है कि उसकी डेल्टा एच साइन जो है वो पॉजिटिव है, यानी उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपका एंडो है जो कि हाई टेम्परेचर पर स्पीड अप होगा। ठीक है, और जो रिवर्स वाला है ना वो है एक्सो। और इस रिएक्शन को अगर आपने स्पीड अप करना तो आपको लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। अब अगर इस सिस्टम पर आप अप्लाई करते हो हाई इफेक्ट ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में तब्दीली आएगी, और अगर आप इसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हो तो फिर आपका एक्सो वाला रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी टेक्स्ट बुक आपके पास है, आप इस टॉपिक को दो बार 3 बार या जितनी बार भी आप इसको रिटेन कर सकते हैं। जस्ट रीड इट थॉरली टू ग्रैस्प द मेन लॉजिक ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। नाउ वी सी द फोर्थ एंड लास्ट एंड सिंपल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूजेज ऑफ सम कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक केमिकल है, एक स्पीशी है जो कि किसी भी सिस्टम में जाकर बग़ैर इस्तेमाल हुए, यानी विदाउट बीइंग कंज्यूम, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो काम है ना रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने का, वो ये जल्दी जल्दी करवा देगी। ठीक है, और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड का मतलब है इट इज़ रिटन हेयर, it never combines with the reactant और it never becomes in the product। ये रिएक्शन का काम करवा कर एज इट इज़ आप रिकवर करवा सकते हैं। और ये करवाते कैसे हैं? आप बुक की लाइंस पढ़ोगे, अभी आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी बैरियर होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, यानी जब तक रिएक्टेंट के पास ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती ना, कभी भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। सो ये क्या करती है कि आपके रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो आसानी से प्रोडक्ट में बना दें। तो पूरा सेंटेंस क्या आ रहा है कि कैटलिस्ट
speed up the rate of the reaction without being consumed by lowering the activation energy. ओके अब इसका इफेक्ट आप क्या देखोगे, सपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि तकरीबन 4 to 5 टाइम्स आपके पास आया हुआ है, दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, फॉर्मूला है इसका NH3. ओके और ये हार्बर्स प्रोसेस के थ्रू बन रही है बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, ये भी गैसेस हैं. ओके और इस इक्विलिब्रियम सिस्टम को हार्बर्स प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ करता है और वहाँ पर वो यूज़ करता है कैटलिस्ट आयरन. अभी आयरन क्या करेगा, आयरन का इस्तेमाल इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को जल्दी इस्टेब्लिश कर देगा. अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती ही नहीं है, बल्कि अगर आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम 2 घंटे में इस्टेब्लिश हो रहा है या 4 घंटे में इस्टेब्लिश हो रहा है तो फिर आपकी प्रोडक्शन को स्पीड अप करेगा और वही काम आपका ये आधे घंटे में कर देगा. सो इट विल सेव योर टाइम एंड बाय यूजिंग दीज कंडीशंस यू कैन इंक्रीज इन योर प्रोडक्शन. ओके फ़िलहाल इतना ही. ये ली चैटलियर प्रिंसिपल का जितना भी डिस्कशन मुझे ज़रूरी लगा मैंने आपको दे दिया लेक्चर. अब आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको देनी है, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फॉरवर्ड करती हूँ. आई एम लीविंग यू विद द होप दैट आप इन लेक्चर्स का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और जहाँ भी कहीं आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है I'm available with full of my efforts. Thank you. God bless you. Allah Hafiz.